हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम प्राणी जगत के सदस्यों यानी कि जंतुओं के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें खंडी भवन यानी कि सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ना है। अनेक जंतुओं में शरीर स्पष्ट रूप से अनेक इकाइयों में, यूनिट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ होता है और इन इकाइयों को शरीर खंड और विखंड कहते हैं। शरीर खंड अथवा विखंड कहते हैं। यानी कि शरीर खंड का मतलब सोमाइट्स और मेटामर्स बोलते हैं इनको। और किसी भी जंतु का छोटी छोटी इकाइयों में बटा होना, उसके बॉडी के पार्ट्स का छोटी छोटी इकाइयों में, यूनिट्स में बटा होना क्या कहलाता है? खंडी भवन यानी कि सेगमेंटेशन कहलाता है। जंतुओं में जो खंडी भवन है यानी कि जो सेगमेंटेशन है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कूट खंडी भवन यानी कि सूडियो मेटामेरिज्म और मेटामेरिक विखंडन यानी कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब कूट का मतलब क्या होता है? फॉल्स यानी कि सूडियो। तो इसमें जो सेगमेंट्स होंगे यानी कि जो खंड होंगे यानी कि जो शरीर के खंड हैं वो ट्रू खंड नहीं है, फॉल्स होते हैं। इस प्रकार का जो खंडी भवन है यानी कि सेगमेंटेशन है वो चपटे कर्मियों में यानी कि फ्लैटवॉर्म्स में पाया जाता है। और इनमें बॉडी के जो सेगमेंट्स होते हैं, खंड्स होते हैं, वो नेक से निकलते हैं। इनकी बॉडी के नेक से यानी कि ग्रीवा से निकलते हैं और उनका उद्भव भ्रूणीय नहीं होता है। भ्रूणीय नहीं होता अर्थात उनकी बॉडी में जो सेगमेंट्स उपस्थित होते हैं वो भ्रूणीय अवस्था में नहीं बनते हैं। बाद में उनकी पार्ट नेक से वो निकलते हैं और इन खंडों को प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। तो ये जो खंड है इनकी बॉडी में वो उनका उद्भव यानी कि ओरिजिन एम्ब्रियोनिक नहीं होता, अर्थात उनका जो उद्भव है वो भ्रूणीय नहीं होता, भ्रूण में वो उपस्थित नहीं होते। जब उनकी बॉडी का निर्माण हो रहा होता है तो उनकी बॉडी के नेक से वो सेगमेंट्स बाहर निकलते हैं। बडिंग ऑफ के द्वारा, मुकुलन के द्वारा होता है, बडिड होते हैं, वो बडिंग से निकलते हैं और इन खंडों को बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। और चूंकि ये एम्ब्रियोनिक नहीं होते, एम्ब्रियो में इनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं बनते हैं, इसीलिए ये बाद में बनते हैं और इसीलिए इस प्रकार के जो खंडी भवन है इसको हम क्या बोलते हैं? कूट खंडी भवन यानी कि सूडियो मेटामेरिज्म। और ये जो सेगमेंट्स बनते हैं इनका जो निर्माण होता है वो बडिंग के द्वारा होता है, नेक से। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्य जैसे चपटे कर्मी। इसके बाद जो मेटामेरिक विखंडन है यानी कि जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है ये ट्रू प्रकार का सेगमेंटेशन होता है। इस प्रकार के जो मेटामेरिक विखंडन में जो बॉडी होती है, शरीर होता है जंतु का, वो बाहर तथा अंदर दोनों से सेगमेंट्स में बटा हुआ होता है। यानी कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन एक प्रकार का सेगमेंटेशन है जिसमें किसी भी जंतु की बॉडी बाहर और अंदर दोनों तरफ से छोटे छोटे खंडों और सोमाइट्स में बटी हुई होती है। और जो उनकी देह गुहा होती है यानी कि जो सीलोम होती है वो भी सेप्टा से यानी कि जो पट होते हैं उनसे विभाजित रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी बॉडी जंतु का शरीर तथा देह गुहा, सेप्टा
यानी कि पट द्वारा खंडों में बटी हुई होती है। बॉडी खंडों में बटी हुई होती है और साथ ही साथ देह गुहा में भी सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो भी सेगमेंट्स में बटी होती है, खंडों में बटी हुई होती है। अब इस प्रकार का जो सेगमेंटेशन होता है वो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा में पाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। लेकिन ऑर्थोपोडा के जो सदस्य होते हैं, उन आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में जो शरीर का विखंडन होता है या इसका जो खंडन होता है वो बाहर से तो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन वो अंदर से उनके अंदर कोई विभाजन दिखाई नहीं देता है। अर्थात बाहर से उनकी बॉडी सेगमेंट से बटी हुई दिखाई देती है, लेकिन अंदर से उनमें कोई भी बाहर की तरह अंदर से सेगमेंटेशन दिखाई नहीं देता, खंडी भवन दिखाई नहीं देता। और इसीलिए इस प्रकार के विखंडन को यानी खंडी भवन को हम सतही खंडी भवन क्या बोलते हैं? सतही खंडी भवन बोलते हैं, यानी कि सुपरफिशियल सेगमेंटेशन। सुपरफिशियल सेगमेंटेशन कहते हैं। तो दो प्रकार का सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? बॉडी का अंदर या बाहर से, अंदर तथा बाहर से छोटे छोटे खंडों में, सोमाइट्स में, मेटामर्स में विभाजित होना सेगमेंटेशन कहलाता है। बेसिकली दो प्रकार का होता है। सूडियो मेटामेरिज्म, इसमें नेक से सेगमेंट्स निकलते हैं जिन्हें प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, और वो उनका ओरिजिन, उद्भव एम्ब्रियोनिक नहीं होता और वो बडिंग के द्वारा नेक से निकलते हैं। प्लेटीहेलमिन्थीज के सदस्यों में पाया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन में जंतु का शरीर अंदर और बाहर दोनों से सेगमेंट्स में विभाजित होता है, सेप्टा से विभाजित होता है, और साथ ही साथ देह गुहा यानी कि देह गुहा यानी कि सीलोम भी विभाजित रहती है सेप्टा से। ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, कॉर्डेटा में पाया जाता है। लेकिन ऑर्थोपोडा के सदस्य में जो विखंडन है यानी खंडी भवन है वो बाहर की तरफ से तो होता है, लेकिन अंदर से खंडी भवन नहीं होता है। इसीलिए इसको हम सतही खंडी भवन यानी कि सुपरफिशियल सेगमेंटेशन कहते हैं। इसके बाद हमें पढ़नी है पृष्ठरज्जु यानी कि नोटोकार्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड अनेक जंतुओं के भ्रूणीय विकास के दौरान बनने वाली एक लचीली लेकिन ठोस, लचीली होती है लेकिन ठोस होती है, छड़ीनुमा संरचना होती है, जिसका निर्माण बड़ी वैक्यूलेटेड कॉर्डल सेल से होता है जो मीजोडर्म से विकसित होती हैं, और इसका निर्माण मिड डॉर्सल लाइन में होता है यानी कि बॉडी के मध्य पृष्ठीय भाग में होता है। एलिमेंट्री कैनाल से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो डॉर्सल कहलाता है, पृष्ठ कहलाता है, और जो एलिमेंट्री कैनाल के नीचे का हिस्सा होता है वो अधरीय यानी कि वेंटर कहलाता है। तो अनेक जो कॉर्डेट्स हैं उनकी बॉडी के मध्य में, बीच में ये डॉर्सल साइड है इसकी, पृष्ठीय डॉर्सल सरफेस यानी कि पृष्ठीय सतह, और ये वेंट्रल सरफेस है यानी कि आधारीय सतह। तो इसके बीचों बीच एक लचीली लेकिन मजबूत सॉलिड टाइप की एक छड़ या रॉड प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड बोलते हैं। और इस नोटोकॉर्ड का निर्माण किससे होता है? लार्ज यानी कि बड़ी वैक्यूलेटेड सेल से होता है। खास बात क्या है कि इनमें वैक्यूलेटेड सेल से बनी हुई होती है। तो अनेक जंतुओं के भ्रूणीय विकास के दौरान मिड डॉर्सल लाइन में, मिड डॉर्सल का मतलब डॉर्सल साइड में, बीच में, बीचों बीच बॉडी के
एक रॉड लाइक लचीली लेकिन रॉड लाइक और मजबूत एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर छड़ के समान संरचना विकसित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं या पृष्ठरज्जु बोलते हैं। और इसका निर्माण लार्ज वैक्यूलेटेड सेल से होता है और उसका निर्माण मीजोडर्म से होता है। मीजोडर्म से होता है। और जिन जीवों में, जिन जंतुओं में ये नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, हम उनको बोलते हैं कॉर्डेट्स। और जिन जंतुओं में ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है, हम उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। तो इसमें नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होगी, जबकि इसमें उपस्थित होगी। अब जो नोटोकॉर्ड अनुपस्थित यानी कि जिनमें अनुपस्थित है यानी कि नॉन कॉर्डेट्स है, उनके जो एग्जाम्पल हैं वो पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक होते हैं। हेमिकॉर्डेटा यानी कि पॉरीफेरा, फिर उसके बाद निडेरिया, निडेरिया के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकायोडर्मेटा और उसके बाद हेमिकॉर्डेटा। पहले हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा के अंतर्गत पढ़ते थे, क्योंकि उसके अंदर भी एक रॉड लाइक संरचना उपस्थित होती है, जिसे पहले नोटोकॉर्ड माना जाता था। और नोटोकॉर्ड की उपस्थिति कॉर्डेट का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि वे जंतु जिनकी जीवन की किसी न किसी अवस्था में अगर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है तो हम उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनमें नहीं उपस्थित होती उन्हें हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं। चूंकि कॉर्डेट का ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण था, इसीलिए पहले इन हेमिकॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स के अंदर पढ़ते थे। लेकिन बाद में जब बाद में वैज्ञानिकों ने देखा कि जो नोटोकॉर्ड, जिसे हम नोटोकॉर्ड समझ रहे हैं, वो वास्तव में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन वो गट से यानी कि आहार नाल से एक आउटग्रोथ, अतिवृद्धि के रूप में बाहर निकलती है, और वो वैक्यूलेटेड सेल से नहीं बनी हुई होती, यानी कि वो ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं होती है। इसीलिए उसको बाद में ये देखा कि जब ये नोटोकॉर्ड है ही नहीं, तो नोटोकॉर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये कॉर्डेट नहीं हो सकता। इसलिए अब इसको हेमिकॉर्डेटा को निकालकर नॉन कॉर्डेट्स में पढ़ते हैं, और कॉर्डेट्स से इसको निकाल दिया गया है। और कॉर्डेट्स में अब पहले जो जंतु हैं वो सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा होते हैं, लेकिन उससे पहले हेमिकॉर्डेटा भी कॉर्डेटा के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब इनको हेमिकॉर्डेटा को निकालकर अलग कर दिया गया। तो पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक सारे जो संघ हैं, उनके जो मेंबर्स हैं वो नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं, जबकि जो कॉर्डेट्स होते हैं वो प्रोटोकॉर्डेट्स से स्टार्ट होते हैं, फिर उसमें फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स यानी कि बर्ड्स, और फिर स्तनी यानी कि मैमल्स आते हैं। तो ये सब कॉर्डेट्स आते हैं। अब कुछ कॉर्डेट्स के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो बरकरार रहती है, और वो कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाइड या रूपांतरित नहीं होती है। उन जंतुओं को हम प्रोटोकॉर्डेट्स या एक्रेनिएटा बोलते हैं। लेकिन जिन ग्रुप्स में ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड होती है वो लुप्त हो जाती है, हट जाती है, और वो मॉडिफाइड हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में यानी कि कशेरुक दंड में, तो उन मेंबर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा बोलते हैं। वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो वर्टिब्रेटा का मतलब क्या है, एटा माने बियरिंग होता है, और वर्टिब्रेटा, और एटा माने होता है बियरिंग यानी कि रखने वाला। क्या रखने वाला, वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुक दंड। तो कशेरुक दंड जिसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में यानी कि कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाती है, उस ग्रुप के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक संरचना होती है जो लार्ज वैक्यूलेटेड कोशिकाओं से बनी होती है,
जिसका निर्माण मीजोडर्म से होता है और ये अनेक जंतुओं के भ्रूणीय विकास के दौरान मिड डॉर्सल लाइन में प्रेजेंट होती है, यानी कि पृष्ठीय तल पर बीचों बीच उपस्थित होती है। और जिन जंतुओं में ये पाई जाती है उन्हें हम कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनमें नहीं पाई जाती उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। और नोटोकॉर्ड्स के जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनके एग्जाम्पल है पॉलीफेरस है हेमिकॉर्डेटा, और कॉर्डेटा के एग्जाम्पल हैं जो प्रोटोकॉर्डेट्स और उसके बाद फिर वर्टिब्रेटा। कुछ कॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिबल कॉलम में यानी कशेरुकदंड में रूपांतरित हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा कहते हैं। और जो बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है प्रोटोकॉर्डेटा, जिसमें नोटोकॉर्ड बरकरार रहती है, बहुत छोटे सा ग्रुप है, इसलिए कॉर्डेट्स के स्थान पर कभी कभी वर्टिब्रेटा वर्ड भी यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन वो गलत होता है। लेकिन सही वर्ड क्या है, कॉर्डेटा, जिसमें नोटोकॉर्ड उपस्थित। लेकिन चूंकि वर्टिब्रेटा बड़ा ग्रुप है इसलिए इसको कभी कभी कॉर्डेट्स की जगह वर्टिब्रेटा वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, और जब कॉर्डेट्स के लिए वर्टिब्रेटा कर लेते हैं तो नॉन कॉर्डेट्स के लिए इनवर्टिब्रेट वर्ड यूज़ कर लेते हैं। लेकिन सही वर्ड क्या है, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा होता है। इसके बाद परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है कि जीवों के शरीर में, जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाला वह तंत्र जो विभिन्न पदार्थों के ट्रांसपोर्ट में, संचरण में, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में सहायता करता है, क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र करता है। अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी में पाए जाने वाला वह सिस्टम होता है जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और लाने में सहायता करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। और जीवों में, जंतुओं में बेसिकली दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र, यानी कि ओपन और क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड। जो ओपन परिसंचरण तंत्र होता है वो आदिम होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एडवांस्ड होता है, विकसित होता है, और ये एडवांस जंतुओं में पाया जाता है, ये प्रिमिटिव जंतुओं में पाया जाता है। अब लेकिन ओपन टाइप परिसंचरण तंत्र क्या होता है? ओपन टाइप में हमें दो तीन बातें समझनी है, दो तीन बातें याद रखनी है कि एक ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर यानी कि ब्लड खुले स्थानों पर, जिन्हें सामान्यतः कोटर या साइनसिस बोलते हैं, उनमें उपस्थित होता है, और जंतु के बॉडी की, शरीर की सेल्स या टिश्यूज उस ब्लड से डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, अर्थात वो उसमें बात करते हैं, वो उसको टच करते हैं, और टच होने के बाद चीज़ों का आदान प्रदान होता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ब्लड खुले स्थानों यानी कि कोटरों या साइनसों में भरा हुआ होता है, और बॉडी की, जंतु की बॉडी की सेल्स और टिश्यूज उस रुधिर के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, अर्थात वो उससे डायरेक्ट टच करते हैं, उसमें बात करते हैं, उसमें नहाते हैं, और इस डायरेक्ट टच के साथ ही चीज़ों का आदान प्रदान होता है, और इनमें आरबीसी भी उपस्थित नहीं होती। क्या कहलाता है? खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। यानी कि सीधी सी बात है कि जिस सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड खुले स्थानों में बहता है यानी कि प्रेजेंट होता है, और खुले स्थानों पर जो रुधिर या ब्लड उपस्थित होता है उसमें बॉडी की सेल्स और टिश्यूज डायरेक्ट टच करते हैं, सीधे संपर्क में आते हैं, सेल्स और टिश्यूज डायरेक्ट सीधे संपर्क में आते हैं, और इस सीधे संपर्क में आने के समय चीज़ों का आदान प्रदान होता है। न्यूट्रिएंट सेल्स में पहुंचते हैं, ऑक्सीजन सेल्स में पहुंचती है, सेल से CO2 ब्लड में आती है, और एक्सक्रीटरी वेस्ट, उत्सर्जी पदार्थ भी आते हैं, चीज़ों का आदान प्रदान होता है। वो क्या कहलाता है? खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं खुला परिसंचरण तंत्र के, वो है आर्थ्रोपोडा तथा अधिकांश मोलस्क। क्योंकि
मोलस्क के एक ग्रुप में क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन अधिकांश मोलस्क में ओपन टाइप का पाया जाता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं क्लोज टाइप के वो होते हैं एनिलिडा तथा कॉर्डेटा। लेकिन क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? क्लोज का मतलब क्या है कि एक ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें ब्लड क्लोज्ड यानी कि बंद संरचनाओं में बहता है, और इन क्लोज्ड संरचनाओं को क्या बोलते हैं? हम वेसल्स कहते हैं। और जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, जब इन वेसल्स में बह रहा होता है तो वो कभी भी बॉडी के जंतु की बॉडी के सेल्स के, टिश्यूज के यानी कि कोशिकाओं के और ऊतकों के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता है। चीज़ों का आदान प्रदान यानी कि ऑक्सीजन सेल में जाना, CO2 सेल से बाहर आना आदि का जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, वो सिंपल डिफ्यूजन यानी कि साधारण विसरण से होता है, और इनमें RBC भी समानता उपस्थित होती है। तो एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड बंद संरचनाओं में बहता है, और उन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? वेसल्स कहते हैं। ब्लड बहते समय कभी भी सेल्स और टिश्यूज के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता है, और चीज़ों का आदान प्रदान सिंपल डिफ्यूजन यानी कि साधारण विसरण द्वारा होता है। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहलाता है? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। और जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एनिलिडा में और कॉर्डेटा में पाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है वो पढ़ना है शरीर का ताप। शरीर का जो ताप होता है, अलग अलग जंतुओं में ताप के आधार पर दो प्रकार के जंतु विभाजित किए गए हैं, या दो प्रकार के जंतु होते हैं। पहला है असमतापी जंतु, दूसरा है समतापी जंतु। समतापी का मतलब क्या है? सम माने समान, ताप मतलब टेम्परेचर, यानी कि इनको होमोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। इनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं, और इनको बोलते हैं पोइक्लोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि ठंडे रुधिर वाले जंतु। अब लेकिन असमतापी और समतापी जंतु का मतलब क्या है? सम माने समान, ताप माने टेम्परेचर, अर्थात ऐसे जंतु जिनकी बॉडी यानी कि शरीर का तापमान स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, चाहे वातावरण के तापमान में कितना भी अंतर होता रहे, टेम्परेचर वातावरण का बढ़े या घटे, लेकिन इनकी बॉडी का टेम्परेचर सदैव समान रहता है, उन्हें हम समतापी जंतु कहते हैं। अर्थात इन जंतुओं के अंदर यानी कि ये वो जंतु हैं जिनकी बॉडी के अंदर, इनके शरीर के अंदर ऐसी इंटरनल मैकेनिज्म उपस्थित होती है, ऐसी आंतरिक क्रियाविधि गतिविधियां उपस्थित होती हैं जो इनकी बॉडी के टेम्परेचर को, इनके शरीर की जो ताप है उसको निश्चित कांस्टेंट मेंटेन रखता है, बरकरार रखती है। तो और ये मैकेनिज्म के द्वारा ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को वातावरण के टेम्परेचर से भिन्न रखते हैं। अर्थात इनकी बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से, वातावरण के ताप के हिसाब से घटता और बढ़ता नहीं है। अर्थात दो बातें समझ में आई इसमें हमें केवल कि ऐसे जंतु जिनकी बॉडी के अंदर ऐसी इंटरनल मैकेनिज्म, आंतरिक गतिविधियां होती हैं, क्रियाएं होती हैं जो इनकी बॉडी के जो तापमान है उसको निश्चित बरकरार रखती है, और इनका तापमान वातावरण के तापमान के हिसाब से घटता बढ़ता नहीं है। क्या कहलाते हैं? समतापी जंतु कहलाते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है एवीज यानी कि बर्ड्स, एवीज यानी कि बर्ड्स, और दूसरा स्तनी
यानी कि मैमल्स। लेकिन जो नॉर्मली असमतापी होते हैं उनमें से कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो समतापी होते हैं। जैसे कुछ फिश होती है जैसे ट्यूना फिश और स्वॉर्ड फिश और ट्यूना फिश जो होती हैं ये समतापी होती हैं, और वरना अन्यथा सभी इनवर्टिब्रेट्स यानी कि नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं वो असमतापी होते हैं। और फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स तक सभी जंतु सामान्यतः असमतापी होते हैं। केवल बर्ड्स और स्तनी ही होमोथर्मिक होते हैं। लेकिन ये फिश, ट्यूना फिश और स्वॉर्ड फिश जो होती हैं ये समतापी जंतु होते हैं। अब पोइक्लोथर्मिक यानी कि कोल्ड ब्लडेड यानी कि असमतापी जंतु वे जंतु होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर ऐसी इंटरनल मैकेनिज्म नहीं पाई जाती जो इनकी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन रखे। अर्थात इनकी बॉडी में ऐसी मैकेनिज्म नहीं होती जो इसकी बॉडी के टेम्परेचर को निश्चित बरकरार रखे। इसीलिए इनकी बॉडी का जो तापमान है वो वातावरण के तापमान के हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है। अगर वातावरण का तापमान बढ़ता है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है, और अगर वातावरण का तापमान घटता है तो इसीलिए और इनकी बॉडी का तापमान भी घटता है। तो ऐसे जीव जिनकी बॉडी में ऐसी मैकेनिज्म नहीं होती जो इनकी बॉडी के तापमान को स्थिर बरकरार रखे और इनका टेम्परेचर यानी कि तापमान शरीर के तापमान वातावरण के तापमान के हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है। वातावरण का बढ़ता है तो इनका भी बढ़ता है, वातावरण घटता है तो इनका भी घटता है। तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? असमतापी यानी कि पोइक्लोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल जो हैं सभी नॉन कॉर्डेट्स, इसके अलावा निम्न कॉर्डेट्स, इसके अलावा फिश यानी कि मछलियां, अधिकांश फिश, उभयचर यानी कि एम्फीबियंस तथा सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स। ये सभी मेंबर्स जो होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं किसके? असमतापी जंतुओं के। और बर्ड्स और मैमल्स यानी कि स्तनी और एवीज, पक्षी, ट्यूना फिश और स्वॉर्ड फिश एग्जाम्पल होते हैं समतापी जंतुओं के। तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर निश्चित बरकरार नहीं रहता क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर वो मैकेनिज्म नहीं होती जो उसके तापमान को निश्चित बनाए रखे। इनकी बॉडी के अंदर ऐसी मैकेनिज्म उपस्थित होती है जो इनकी बॉडी के तापमान को स्थिर बनाए रखता है, कांस्टेंट बनाए रखता है। इसलिए इनकी बॉडी का तापमान वातावरण के तापमान के हिसाब से घटता और बढ़ता नहीं है। इसके एग्जाम्पल बर्ड्स, मैमल्स, ट्यूना फिश, स्वॉर्ड फिश। इसके एग्जाम्पल सभी नॉन कॉर्डेट्स, निम्न कॉर्डेट्स, अधिकांश फिश, उभयचर और सरीसृप होते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।